मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आदिकाल। आदिकाल से संबंधित कुछ रचनाएं स्टार्ट कर रहे हैं और आगे आज तो बेसिक है, इसके आगे डिटेल में जितनी सारे रचनाएं हैं इसकी हम उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख, जो अपभ्रंश शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कौन किए थे? तो ये पतंजलि द्वारा किया गया था। पतंजलि द्वारा अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आगे है अवहट्ट भाषा का जो दूसरा नाम है उसको ग्रामीण अपभ्रंश कहा जाता है। ग्रामीण अपभ्रंश कहा जाता है। आगे है अवहट्ट में शिक्षा। जो अवहट्ट है इसमें शिक्षा को किस रूप में लिखते हैं? तो शिक्षा लिखा जाता है। छोटा सा आधा का और ख आ की मात्रा, शिक्षा। अब अवहट्ट में शिक्षा शब्द को शिक्षा लिखा जाता है। आगे है चर्या गीत, दोहा कोश। ये दो रचनाएं हैं और इसकी जो रचना है ये पहले बौद्ध सिद्ध द्वारा की गई है। ऐसा किसका मानना है? राहुल सांकृत्यायन का। अगर पूछा जाए कि राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है कि चर्या गीत और दोहा कोश की रचना जो है बौद्ध सिद्ध में जो प्रथम है वो किए हैं? तो ये है सरहपा। तो सरहपा को माना है कौन? ये राहुल सांकृत्यायन माने हैं कि चर्या गीत और दोहा कोश की रचना पहले बौद्ध सिद्ध अर्थात सरहपा द्वारा किया गया है। आगे है हिंदी का प्रथम कवि। तो हिंदी का प्रथम कवि हम पिछले वीडियो में भी, पिछली क्लास में भी ये डिस्कस किए हैं कि हिंदी का प्रथम कवि माना गया है सरहपा को। और ये माने कौन है? राहुल सांकृत्यायन द्वारा तो माना ही गया है, लेकिन इस चीज को अधिक से अधिक जितने भी लेखक हैं सारे लोग इस मत पे जो है, ये राहुल सांकृत्यायन के मत पे वो लोग जो है सर्वमान्य मत है ये, जिसमें सरहपा को निर्विवाद रूप से माना गया है। कुछ लोग हैं जो सरहपा को नहीं मानते हैं। सारे कवियों द्वारा माना गया है, लेकिन कुछ कवि ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं कि सरहपा जो है, सरहपा का नाम एक और है, सरपाद को बोलते हैं, सरहपाद। तो इस नाम से भी जानते हैं। तो दोनों नाम एक ही है, एक ही लोगों का है। आगे है गणपति चंद्र गुप्त। जैसे मैंने बताया कि सारे कवि तो इस कथन पे राहुल सांकृत्यायन के सहमत हो गए कि सरहपा जो है यही जो है हिंदी के प्रथम कवि हैं। लेकिन जो गणपति चंद्र गुप्त हैं इन्होंने बोला कि नहीं, सरहपा नहीं, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? शालिभद्र सूरी। ये शालिभद्र सूरी को माने हैं हिंदी का प्रथम कवि। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि या तो पूछ देगा कि हिंदी का प्रथम कवि है तो कवि में सरहपा नहीं देगा, शालिभद्र सूरी देगा और ऑप्शन 3 दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये नाम देके पूछेगा कि गणपति चंद्र गुप्त ने किसको जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो वहां पे सरहपा भी ऑप्शन में होगा, शालिभद्र सूरी भी ऑप्शन में होगा, स्वयंभू भी ऑप्शन में होगा और स्वयंभू भी ऑप्शन में होगा और एक ऑप्शन और भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर नाम से पूछा जा रहा है कि गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है, तो शालिभद्र सूरी को माने हैं कौन? गणपति चंद्र गुप्त। आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना है हिंदी का प्रथम कवि? तो स्वयंभू को माने हैं। अगर पूछा जाए कि स्वयंभू जो है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, कौन माने हैं? तो राम कुमार वर्मा माने हैं स्वयंभू को। ये राम कुमार वर्मा जो है हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को नहीं मानते हैं। ये राम कुमार वर्मा जी जो है शालिभद्र सूरी को नहीं मानते हैं प्रथम हिंदी के कवि। ये मानते हैं किसको हैं? कि स्वयंभू को मानते हैं कि हम तो यही मानेंगे कि जो स्वयंभू हैं वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो यहां तक हुआ। सिद्धों में प्रथम पुराने कवि, तो अभी ऊपर चर्चा हुई है सिद्धों में प्रथम। तो यहाँ पे बौद्ध सिद्ध, पहले बौद्ध सिद्ध, तो पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा थे और यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि सिद्धों में प्रथम, तो सिद्धों में प्रथम यही होंगे।
जिसको पुराने, इनको पुराना कवि भी कहा जाता है, तो कौन है? सरहपा है। आगे है सहजयान। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा जी हैं। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को क्या कहे हैं? आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो अपभ्रंश है, इसको अपभ्रंश न कह के वो एक नाम दिए हैं, क्या? पुरानी हिंदी। तो अपभ्रंश को क्या कहे हैं? पुरानी हिंदी। क्वेश्चन बन सकता है कि पुरानी हिंदी का नामकरण अपभ्रंश को किसने किया है? तो अपभ्रंश का नामकरण पुरानी हिंदी किसके द्वारा किया गया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया है। आगे है प्राकृताभास। प्राकृताभास हिंदी, प्राकृताभास हिंदी का अर्थ क्या है? तो अपभ्रंश को ही प्राकृताभास हिंदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्राकृताभास हिंदी निम्नलिखित में से है? अपभ्रंश, अवहट्ट, ऐसे 2-3 ऑप्शन और दे देगा। तो इस तरह से बताना है। तो प्राकृताभास हिंदी कहते हैं अपभ्रंश को, मतलब ये एक दूसरे के पर्यायवाची मान सकते हैं कि ये प्राकृताभास हिंदी को अपभ्रंश, मतलब अर्थ है कि अपभ्रंश का अर्थ है प्राकृताभास हिंदी। आगे है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितना सारा डिस्कस कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आगे भी एग्जाम जो हिंदी का होगा वो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? स्वयंभू को। स्वयंभू को क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो यहां तक हुआ। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है उल्लेख किसने किया है? तो पतंजलि। अवहट्ट भाषा को ग्रामीण अपभ्रंश कहा जाता है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द को क्या कहते हैं? तो शिक्षा कहते हैं। चर्या गीत, दोहा कोश रचना पहले बौद्ध सिद्ध किसके द्वारा किया गया है? ये सरहपा द्वारा। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? जो सभी लेखक जिस बात पे सहमत हुए हैं, अगर सिर्फ क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया, किसी का नाम नहीं लिया गया है, तो वहां पे आपको सरहपा लगा देना है बिना सोचे समझे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा किसको माना है? तो शालिभद्र सूरी द्वारा। आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किसको माना गया है? तो स्वयंभू को। सिद्धों के प्रथम और पुरानी कवि किसे कहा जाता है? तो सरहपा को। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो पुरानी हिंदी। प्राकृताभास हिंदी का अर्थ क्या होता है? तो अपभ्रंश होता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। आगे देखते हैं पौंचर्यु और स्वयंभू छंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वयंभू द्वारा लिखा गया है। एक कथन है, अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी जो है जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। ये वाक्य कहां से लिया गया है? तो ये वाक्य लिया गया है पौंचर्यु से। तो स्वयंभू ने कई रचनाएं की हैं, जिसमें ये स्वयंभू छंद और पौंचर्यु ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है लौकिक चरित काव्य। लौकिक चरित्र काव्य किसे कहा जाता है? तो भविष्यत कहा ये है लौकिक चरित्र काव्य। अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है अपभ्रंश का भवभूत। महापुराण किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं पुष्पदंत। खड़ी बोली में सर्वप्रथम काव्य सृजन अमीर खुसरो द्वारा किया गया है। खड़ी बोली में सर्वप्रथम काव्य का सृजन किसके द्वारा किया गया है? सर्वप्रथम तो अमीर खुसरो। शिलांकित कृति कौन सी है? तो राउरवेल है, जिसको चंपू काव्य भी कहते हैं। इसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। चंपू काव्य इसको कहते हैं राउरवेल को। उक्त व्यक्ति प्रकरण क्या है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण है। चारण साहित्य का नाम रासो साहित्य है। चारण साहित्य को क्या कहते हैं? रासो साहित्य या रासो साहित्य का नामकरण क्या है? चारण साहित्य। आगे है आदिकाल में प्रयोग नहीं हुआ है। तो आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है? आदिकाल में प्रयोग हुआ है अवधी भाषा का। आदिकाल में प्रयोग हुआ है खड़ी बोली का। आदिकाल में प्रयोग हुआ है अपभ्रंश का। लेकिन आदिकाल में प्रयोग नहीं हुआ है ब्रज भाषा का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। आगे है सिद्धों की संख्या कितनी है? तो
टोटल सिद्धों की संख्या 84 है, जो कि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों।